स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। मैं आज आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी हमें लखनऊ से स्वाति जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आपको स्वाति जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रात के कुछ 2 बज रहे थे। पूरे घर में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। पूजा भी अपने कमरे में अपने पति राहुल के साथ सोई हुई थी। तभी अचानक रोज की तरह आज उसकी फिर नींद दरवाजे की खड़खड़ाहट से खुल गई। यह रोज का वाक्य हो गया था। हर रात इसी समय पूजा को दरवाजे की ऐसी ही आवाज सुनाई देती और उसकी नींद खुल जाती। उठकर यहाँ वहाँ देखती तो कुछ भी नहीं दिखता। पूजा रोज रोज इन आवाजों से तंग आ गई थी। सुबह उठते ही पूजा ने राहुल को फिर रात की घटना के बारे में बताया। राहुल हंसता हुआ बोला, अरे यार, तुम यह टीवी ज्यादा मत देखा करो, यह सब उसी का नतीजा है। मुझे तो कोई आवाज नहीं आती। कभी विशाल और रुचि ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई। पूजा ने सोचा शायद उसका वहम ही होगा और वो अपने रोजमर्रा के कामकाज में लग गई। राहुल और पूजा का एक हंसता खेलता परिवार है। राहुल छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में सब इंजीनियर है और मालिनी हाउसवाइफ। उसके 2 बच्चे हैं, विशाल और रुचि। विशाल 10 साल का है और रुचि 14 साल की। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कई साल किराए के मकान में बिताने के बाद राहुल और मालिनी ने खुद का घर लेने का सपना देखा, जो कि पूरा भी हुआ। शहर से ही थोड़ी दूर पर एक बना बनाया 2 मंजिला मकान बहुत ही किफायती दाम पर उन्हें बड़ी आसानी से मिल गया। अभी 4 महीने पहले ही वो इस मकान में रहने आए हैं। यह घर उनके परिवार के लिए किसी सपने के घर से कम नहीं था। एक मध्य वर्ग के परिवार के लिए ऐसे मकान में रहना सपने जैसा ही था। बाहर से घर जितना सुंदर है उतना ही सुंदर अंदर से भी। सामने एक बड़ा सा आंगन जिसमें एक झूला रखा हुआ है। अंदर एक बड़ा सा हॉल जिसमें बड़ा सा दरवाजा है। पूजा ने पूरा घर बहुत सुंदर से सजा दिया था। कुछ ही महीने तो हुए थे उनको यहाँ आए। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते। नए घर की खुशियाँ में पार्टियां होती रहीं। लोगों का आना जाना लगा रहा। फिर कुछ दिन के बाद से ही पूजा के साथ कुछ ना कुछ गलत होने लगा। कभी किचन में ना होते हुए भी गैस जलती मिलती तो वह सोच लेती शायद वही बंद करना भूल गई होगी। कभी अचानक से उसे ठंड लगने लगती। अक्सर फ्रिज में रखा खाना भी जल्दी ही खराब हो जाता। गैस पर रखा दूध अक्सर ही जल्दी उबलकर फैल जाता। वैसे तो यह सब बात इतनी भी विचार करने लायक थी नहीं, इसलिए कभी उसने भी इतना इस बारे में सोचा नहीं, पर शायद उसे सोचना चाहिए था। रात में खाना खाकर साथ में टीवी देखने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। ऊपर वाले कमरे में विशाल और रुचि सोते थे और नीचे राहुल और पूजा। 2 बज गए थे। दरवाजे की खड़खड़ाहट से पूजा की नींद खुली। उसने घड़ी देखी और फिर दरवाजे की ओर देखा। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और कोई साया दरवाजे के पीछे से झांक रहा था। अचानक इतनी रात में एक साये को अपने कमरे में झांकते देख पूजा की सांस रुक गई। वो राहुल को उठाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उसने देखा कि वो साया पीछे होते जा रहा है। उसे कुछ ठीक से दिख तो नहीं रहा था, लेकिन वो इतना जान चुकी थी कि यह उसके बच्चों का साया तो नहीं है। उसे अपने बच्चों की फिक्र हुई। ना चाहते हुए भी हिम्मत करके वो कमरे से बाहर जाने लगी, उस साये का पीछा करने। कमरे से बाहर आई तो कुछ नहीं था। एक अजीब सी ठंड उसने महसूस की, जो कि कमरे में बिल्कुल नहीं थी। वो सीढ़ियों से ऊपर गई देखने के लिए कि विशाल और रुचि ठीक हैं या नहीं। जब सब ठीक लगा तो वह थोड़ी निश्चिंत हुई और वापस अपने कमरे में
आ गई। बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगी कि कुछ देर पहले जो उसने देखा, जो महसूस किया, क्या वो सच था या वो सपना देख रही थी? वो साया सच में था या उसका वहम था? तभी उसकी नजर दरवाजे पे पड़ती है, जो कि वो अंदर आते समय लॉक करके आई थी। पर वो अब लॉक नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी धड़कन तेज हो गई और आंख से आंसू निकल पड़े। तभी राहुल की नींद खुली और पूजा को ऐसे घबराते देख उसने उसे संभाला। पानी पिलाकर उसने पूजा से उसके डर का कारण पूछा, और जब पूजा ने सब कुछ बताया तो राहुल पहले तो थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने पूजा से कहा, देखो पूजा, इतनी रात में तुम नींद से जागी थी, हो सकता है तुम ठीक से ना देख पाई हो। और रही बात दरवाजे की, तो तुम नींद में दरवाजा बंद करना भूल गई होगी। देखो हम बड़े हैं, अगर हम ही ऐसी बात करेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। हमें उनके मन में डर नहीं बैठाना है, इसलिए ये सब भूल जाओ। बच्चों के सामने ऐसी बात मत करना प्लीज। चलो अब सो जाओ। राहुल की बात सुनकर पूजा को थोड़ा बुरा जरूर लगा कि राहुल ने उसकी बातों का यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उसे भी बच्चों की फिक्र थी। अगर यह सब सच में उसका वहम हुआ तो खामोखा बच्चों के मन में डर को डालना, यह सोचकर वो चुप रही। अगले दिन सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। विशाल और रुचि का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों के झगड़े को राहुल ने सुलझाया और उन्हें स्कूल के लिए तैयार होने को कहा। बच्चों का यूं तो लड़ाई झगड़ा बेहद आम बात है। विशाल नहाने के लिए अपने कमरे में बने बाथरूम में गया। जब वो नहा रहा था तब बाथरूम का दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो गया। विशाल ने बहुत आवाज दी, बहुत चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ना जाने क्यों कमरे से बाहर ही नहीं जा पाई। जब बहुत देर बाद विशाल नीचे नहीं आया तो पूजा उसे बुलाने ऊपर उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो विशाल कमरे में नहीं था। जब वो वापस लौटने लगी तो उसे बाथरूम के अंदर से रोने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने दरवाजा खोला तो विशाल भागकर उसके गले लग गया। वह बहुत डर गया था और सिसकारी ले लेकर रो रहा था। अपने बच्चे को ऐसे हालत में देखकर पूजा भी घबरा गई। विशाल से पूछा तो उसने बताया जब वो नहा रहा था तब दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो गया। पूजा यह सुनकर सहम गई। उसके मन में बीती रात की घटना बार बार दोहराने लगी। फिर उसने खुद को संभाला और विशाल को चुप कराकर उसे नीचे ले आई। राहुल को जब यह सब पता लगा तो उसने आओ देखा ना ताव सीधा रुचि को डांट लगा दी। राहुल को लगा कि दोनों के बीच हुए झगड़े की वजह से रुचि ने ही विशाल को परेशान करने के लिए उसे वहां बंद किया होगा। रुचि साफ मना करती रही पर राहुल ने उसकी एक ना सुनी। पूजा चुपचाप सब देख रही थी। कहीं न कहीं पूजा के मन में एक डर घर कर चुका था। उसे अब अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी। वह खुद भी नहीं जानती थी कि क्या सच है और क्या वहम। दोपहर हो चुकी थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे और राहुल अपने ऑफिस। मालिनी घर का सारा काम निपटा के अपने कमरे में गई। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। वह इतनी तेज गंध थी कि उसे उससे घबराहट होने लगी। जैसे तैसे वो सब जगह देखने लगी कि वह गंध आ कहां से रही है। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पूजा को लगा कि जैसे कोई उसके बहुत करीब मौजूद है। उसे अपने पीछे गर्दन पर किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। वह एहसास इतना भयानक था कि वो कांपने लगी। उसकी नजर रखे सामने ड्रेसिंग टेबल के आईने पर गई तो जो उसने देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ठीक उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी शक्ल की औरत उल्टी लटकी थी। उस औरत के पैर ऊपर छत को छू रहे थे और सर ठीक पूजा के ऊपर था। उस औरत के बाल पूजा के कंधे को छू रहे थे। उसका चेहरा बहुत भयानक था, बिल्कुल सफेद, जैसे खून का एक कतरा भी ना हो अंदर। आंख में पुतलियां ही नहीं थी, बिल्कुल कोरी सफेद वीराना आंख थी और उसके चेहरे पर
एक दुष्ट और भयानक मुस्कान थी। पूजा ने जो भी देखा उसे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पूजा चीखना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो भागना चाहती थी लेकिन उसके पैर मानो जमीन में घुस चुके थे। पूजा की आंख के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम को राहुल बच्चों को स्कूल से लेते हुए आया। बहुत खटखटाने पर जब पूजा ने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी जो अक्सर उसके बैग में होती थी उससे दरवाजा खोल के वो अंदर आया। पूजा को आवाज देते हुए वह सब उसे खोजने लगे। राहुल को पूजा अपने कमरे में बेहोश मिली। वो अब तक बेहोशी थी। छूकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। राहुल ने डॉक्टर को फोन करके तुरंत अपने घर बुलाया। डॉक्टर ने थोड़ा चेक किया और इंजेक्शन देकर बाहर आ गया। डॉक्टर मैं जब ऑफिस से आया तो पूजा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। तब से अब तक उसे होश ही नहीं आया है। आखिर हुआ क्या है उसे? डॉक्टर ने कहा, देखिए उन्हें काफी ज्यादा बुखार था इसलिए मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। सो बुखार कुछ देर में उतर जाएगा। बाकी कोई और दिक्कत तो इन्हें है ही नहीं, इसलिए मुझे लगता है इन्हें किसी बात का शौक लगा है जिससे यह बेहोश हो गई। कुछ देर उन्हें आराम करने दीजिए, फिर देखते हैं आगे। अगर फिर भी कुछ सुधार नहीं होता तो आप इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। आगे की जांच वही करेंगे। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद राहुल ने बच्चों को खाना बनाकर खिलाया और बच्चे अपने अपने कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गए। राहुल पूजा के सिराने बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथ में लिया ही था कि वो चौंक गया। पूजा का हाथ एकदम ठंडा पड़ चुका था, बिल्कुल बेजान। घबराकर वो पूजा के हाथ पैर को जोर जोर से अपने हाथों से घिसकर गर्मी देने लगा। तभी पूजा ने आंख खोली। वो अचानक उठ के बैठ गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। कुछ अजीब सी आवाज में रो रही थी। वो बहुत भयानक तरीके से, इतनी डरावनी आवाज थी कि उसकी की राहुल भी दूर जाकर खड़ा हो गया। बच्चे भी डर के नीचे आ गए। अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देखकर भाग के पापा के पीछे छुप गए। विशाल डरते हुए आंखों में आंसू लिए, पापा मम्मी को क्या हो गया, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? अचानक से पूजा चुप हो गई और राहुल के बच्चों की तरफ देखने लगी। वो पूजा नहीं लग रही थी, कुछ तो अजीब हो रहा था। वो गर्दन टेढ़ी कर कर जरा झुक के विशाल को देखने लगी। उसकी आंख में कुछ तो था। वह मुस्कुराई, वही भयानक मुस्कान। अपनी माँ को ऐसे करते देख बच्चों का दिल दहल गया। अपने पापा के पीछे खुद को छुपाकर उन दोनों ने अपने आंख बंद कर ली। राहुल भी डरा हुआ था, पर उसे सबसे ज्यादा इस वक्त बच्चों की फिक्र थी। वह धीरे धीरे बच्चों को लेकर पीछे सरकता हुआ कमरे से बाहर आने लगा। पूजा की नजर उसी पर थी और वो अब हंस रही थी। राहुल ने बाहर आकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। पूजा की हंसी अब आहट में बदल चुकी थी। वह जोर जोर से अजीब आवाज निकाल रही थी। बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे थे। वह अपने पापा से चिपक कर रोने लगे। रुचि रोते हुए बोली, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी को क्या हो गया? वो हमको मारेगी क्या? राहुल बच्चों को गले लगाते हुए, नहीं बेटा, मम्मी क्यों मारेगी हमको? वो तो हमसे प्यार करती है ना। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो ऐसे परेशान हो रही हैं। अभी डॉक्टर अंकल आएंगे, वो आपकी मम्मी को ठीक कर देंगे। चलो आप लोग ऊपर, मैं आज आप लोगों के साथ सो जाता हूँ। विशाल आंसू पोंछते हुए, और मम्मी कहाँ सोएंगी? राहुल कहता है, बेटा मम्मी को आज आराम करने दो, देखना मम्मी कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राहुल दोनों बच्चों को कमरे में लेकर जाके सुला देता है। वह फिर धीरे से उनके कमरे से बाहर आकर लिविंग रूम में
जाकर सोफे पर बैठ जाता है। पहले तो वो अपने मोबाइल से किसी को फोन लगाता है। कुछ देर बात करने के बाद वह फोन काट देता है। फिर वो पूजा के मम्मी पापा को फोन लगाता है और उन्हें वहां आने के लिए कहता है। पूजा के मम्मी पापा छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं। पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। सुनकर वो लोग भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और सुबह होते ही आने का निश्चय करते हैं। राहुल उठकर नीचे जाने लगता है। वो हाल में रखे अपने बैग से कुछ सामान निकालता है। फिर किचन से एक थाली लेकर उसने अपने सामान में से मांस के कुछ टुकड़े निकालकर रखने लगता है। उसके हाथ में कुछ और भी है, एक काली गुड़िया। वह थाली को लेकर अपने कमरे में जाता है जहां पूजा बंद थी। अंदर जाकर देखता है तो पूजा कहीं भी नहीं है। वह गुड़िया को आगे कर देता है। जैसे ही वो गुड़िया को दबाता है उसे पूजा की रोने की आवाज आने लगती है। आवाज ऊपर से आ रही थी। ऊपर देखता है तो पूजा ऊपर छत पर उल्टी चल रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे के सहारे नीचे आती है। राहुल के चेहरे पर अब डर नहीं था, लेकिन पूजा के चेहरे पर था। राहुल नीचे थाली रखकर पूजा की ओर सरकाता है। थाली देखते ही पूजा जानवरों की तरह उन मांस के टुकड़ों को नोच नोच कर खाने लगती है। राहुल तुरंत वहां से निकल जाता है। अगले दिन सवेरे सवेरे पूजा के मम्मी पापा पूजा से मिलने आ जाते हैं। वहां आकर उन्हें राहुल से सारा मामला मालूम चलता है। पहले तो वो बहुत सहम जाते हैं। फिर वो राहुल से पूजा से मिलने को कहते हैं। राहुल उन्हें कमरे तक ले जाता है। कमरे के अंदर जाकर वो देखते हैं पूजा एक कोने में अपने घुटनों में सिर को छुपाए बैठी थी। पूजा की माँ बिंदिया पूजा के पास जाती है। उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे कहती है, पूजा बेटे उठो, देखो हम तुमसे मिलने आए हैं। क्या हो गया है तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पूजा धीरे से ऊपर देखती है। अपनी माँ को अपने पास देखकर उसकी आंख से आंसू निकल आते हैं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे यहाँ से ले चलो। तभी राहुल वहाँ आ जाता है। राहुल कहता है, अरे अच्छा हुआ तुम्हें होश तो आ गया। चलो हम सब अब हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी पहचान में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। मम्मी पापा जाकर बच्चों का ध्यान रखिए, दोनों ऊपर सो रहे हैं। पापा और मैं पूजा को लेकर जाते हैं। पूजा एकटक राहुल की ओर देखती रहती है। राहुल और पूजा के पिता अशोक श्रीवास्तव उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। पूजा रह रहकर बेहोश हो जाती। होश में आती भी तो बस एकटक किसी एक चीज को देखती रहती। राहुल उसे एक दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर आया था। अशोक नहीं समझ पा रहा था कि पूजा को सीधा दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों लाया जा रहा था। राहुल सारे टेस्ट होने के बाद राहुल ने अपने ससुर से बाहर रुकने को कहा और पैसे निकालने को कहकर कहीं चला गया। थोड़ी ही देर में वो वापस आया और फिर वो दोनों डॉक्टर के केबिन में पहुंचे। अशोक ने डॉक्टर से कहा, मेरी बेटी परसों तक बिल्कुल ठीक थी, मैंने खुद बात की थी उससे। उसे आखिर क्या हुआ है ऐसे उस एक दिन में? डॉक्टर ने कहा, जी देखिए, अब तक हमने जितने टेस्ट किए हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे लगता है इन्हें स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। यह जिस तरह का रिएक्ट कर रही हैं और जैसे आप लोगों ने बताया इनकी कल की हालत, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि बाकी कुछ और टेस्ट हमें करने होंगे, फिर ही हम कंफर्म कुछ कह सकते हैं। राहुल ने कहा, पर अचानक ऐसे कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो ठीक हो पाएगी? डॉक्टर ने कहा, देखिए अभी तो यह हम नहीं बता पाएंगे, और रही बात अचानक से होने की, तो यह अचानक से नहीं होता। इसके कुछ लक्षण
पहले से ही रहे होंगे, शायद आप पहचान ना सके हो। किसी बात का गहरा सदमा या गहरा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा हो, या कोई अनचाहा बदलाव इनकी जिंदगी में आया हो, जिससे उनके दिमाग ने इनके वजूद से अलग एक और वजूद को इनके दिमाग ने जन्म दे दिया है। अब ये दोनों एक साथ इनके दिमाग से खेल रहे हैं। हम उन्हें कुछ दवाई तो देंगे ही, साथ ही काउंसलिंग सेल्स भी रहेंगे उनके लिए। पर हाँ, यह इतना आसान नहीं होगा। आपको ध्यान रखना होगा और हिम्मत भी। इसमें काफी समय लगता है। अभी आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। 3 दिन बाद कुछ और टेस्ट के लिए फिर ले आइएगा। हॉस्पिटल से निकलकर वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं। पूजा चुपचाप थी, एकदम शांत। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अशोक ने जब अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो वो घबरा गया। पूजा का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और फिर पूजा ने उसकी तरफ देख, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंख में आंसू थे, जैसे वो मदद मांग रही हो अपने पापा से। घर पहुंचते ही अशोक ने राहुल से कहा, बेटा मेरा मन तो नहीं मानता कि जैसे डॉक्टर ने कहा ऐसी पूजा को कोई तकलीफ है। जरा देखो उसकी तरफ, जैसे ये पूजा है ही नहीं। मुझे लगता है इसमें डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर सकता। पूजा को कोई बाहरी ताकतों ने वश में कर रखा है। हमें किसी तंत्र मंत्र के जानकार से मिलना चाहिए बेटा। अशोक की बात सुनते ही राहुल गुस्सा हो जाता है और कहता है, यह क्या अंधविश्वास की बात कर रहे हैं पापा? इतने आधुनिक विचार होने के बाद भी आप ऐसी सलाह दोगे, मुझे यह उम्मीद नहीं थी। पूजा को डॉक्टर की जरूरत है। और हाँ, बच्चों ने अब तक जो देखा है उससे वो काफी डरे हुए हैं। उन्हें यह सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप बच्चों को अपने साथ ले जाइए कुछ दिनों के लिए। पूजा को मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अशोक और बिंदिया को राहुल का ऐसा बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पहले कभी उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया था। पर पूजा की वजह से शायद वो तनाव में हो, यह सोचकर वो खुद को समझा लेते हैं। जाने से पहले बिंदिया पूजा से मिलने जाती है। पूजा अपने बिस्तर पर सो रही थी। पूजा उसके करीब जाती है तो देखती है पूजा के नाखून काले पड़ चुके थे और उसके आसपास एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। बहुत तेज गंध, रूह कपा देने वाली गंध थी। उसके चारों ओर। बिंदिया चुपचाप उल्टे पांव लौट आई। उसने अशोक से जल्दी वहां से चलने को कहा। बच्चों को साथ लेकर वो लोग अपने घर लौट आए। घर आकर बिंदिया ने जो कुछ भी वहां महसूस किया वो सब अपने पति अशोक को बताया। अशोक और बिंदिया जानते देर ना लगी कि यह सब क्या था। दरअसल पूजा का परिवार बहुत ही आधुनिकता था। पूजा के दादा शहर के बड़े महंत हुआ करते थे। अशोक भी कई सालों तक शहर महाकाल मंदिर के आचार्य रहे थे। अपने जीवन में हुए अनुभव से इतना तो वह बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि अगर इस दुनिया में इतने सारे लोग ईश्वर को पूजते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शैतान को पूजनीय मानते हैं। अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें शक था ही, पर बिंदिया की बातों से वह पूरी तरह से तसल्ली हो गई थी कि पूजा पर किसी का बुरा साया है। उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और पूछा, विशाल, रुचि, बेटा देखो तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तब तक तुम हम लोगों के पास ही रहोगे। विशाल ने कहा, नानी जी, मम्मी को क्या हो गया है? डॉक्टर ने क्या बताया? रुचि ने भी कहा, हाँ नानी जी, हम कब घर जाएंगे? बिंदिया ने कहा, जल्दी जाओगे बेटा, तब तक तुम अपनी नानी के साथ रह लो। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हुई थी या पहले भी कुछ अजीब हुआ था? रुचि ने कहा, हमको ज्यादा तो नहीं पता नानी। हाँ मम्मी रात में
काफी दिनों से ठीक से सो नहीं पाती थी। एक दिन वो पापा को बता रही थी कि रोज उनकी नींद खुल जाती है अपने आप जब से हम नए घर में रहने आए हैं। अशोक ने कहा, अच्छा आप लोगों के साथ कभी कुछ अलग हुआ? रुचि ने कहा, नहीं। तभी बिंदिया कहती है, अच्छा चलो अब तुम लोग चलो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम लोगों के लिए। बच्चे से बात करने पर अशोक यह तो जान चुका था वो जो भी साया है उसे सिर्फ पूजा चाहिए थी, क्योंकि उसने पूजा के अलावा किसी को भी अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराया। लेकिन सोचने की बात यह थी कि उस घर का गृह प्रवेश उसने खुद कराया था, तब वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। अगर कोई बुरी शक्ति होती तो उसे जरूर मालूम चल जाता। उसने खुद उस घर की शुद्धि कराई थी, इसका मतलब वो साया पहले से वहाँ नहीं था। पूजा खुद भी ईश्वर में बहुत यकीन करती थी और आचार्य की बेटी भी थी, तो इस बात की उम्मीद भी कम थी कि उसने ऐसी कोई गलती की हो जिससे कोई बुरा साया उसकी तरफ आकर्षित हुआ हो। बहुत सोचने पर अशोक इस नतीजे पर पहुंचा कि हो न हो किसी ने पूजा पर तंत्र मंत्र करा है, इस साये को उस तक पहुंचाया है। अशोक ने तुरंत अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया और उसे घर मिलने को बुलाया। अजित अशोक का बहुत पुराना दोस्त, जो कि तंत्र मंत्र का बड़ा जानकार है। अधेड़ उम्र का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है। पीला कुर्ता पजामा पहने पूजा के माँ और पापा के घर प्रवेश करता है। अशोक अजित को पूजा के बारे में सब कुछ बता देता है। अशोक कहता है, अजित तुम मेरे सबसे करीब दोस्त हो, तुम तो जानते ही हो पूजा हमारी इकलौती बेटी है, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब बस एक तुम ही हो, उसे बचा सकते हो, हमारी मदद करो। अजित ने अशोक से कहा, तुमने अब तक जो मुझे बताया उस हिसाब से तो यदि सच में पूजा बेटी पर कोई साया है तो हमें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि ज्यादा देर तक उसके शरीर में अगर वो साया रहा तो फिर उस पे उसका कब्जा हो जाएगा और पूजा की आत्मा को हम हमेशा के लिए खो देंगे। एक शरीर में 2 आत्मा नहीं रह सकती। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि पूजा पर सच में कोई साया है या नहीं, यदि है तो किसका है। अशोक कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अजित कहता है, सबसे पहले तो हमें समय का बहुत ख्याल रखना होगा। हमसे जितनी देर होगी उतनी ही तकलीफ पूजा को झेलनी पड़ेगी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं और करेंगे उसके बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आपको अपने दामाद राहुल से भी कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। अब मैं अपनी तंत्र सिद्धियों से ध्यान करके जानने की कोशिश करता हूँ कि पूजा के साथ क्या हुआ था। उसके लिए मुझे कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। बिंदिया ने कहा, आप आइए मेरे साथ, ऊपर एक कमरा है, वहाँ आप अपना ध्यान कर सकते हैं। मैं सारा सामान वहाँ पहुँचा देती हूँ। कमरे के चारों ओर हल्दी और भभूति की राख खींचकर अजित वहाँ अपना ध्यान करने बैठ जाता है। रात के 11 बज चुके हैं। राहुल पूजा के साथ उसी घर में अकेला है। अचानक बेल बजती है। राहुल दरवाजा खोलता है। कोई राहुल के घर आया है। दोनों हॉल में बैठ के बातें करने लगते हैं। बात करते करते काफी वक्त बीत जाता है। तभी पूजा के कमरे से दरवाजे ठोकने की आवाज आती है। पूजा जोर जोर से चीखने लगती है, अजीब अजीब सी आवाज निकालती है। राहुल को याद आता है कि आज तो वो उसे थाली देना ही भूल गया जो वो रोज देता था। वो तुरंत उठ के एक थाली में बहुत सारे मांस के टुकड़े रख के उसे कमरे में जाता है। अंदर जाके देखता है तो पूरे कमरे में कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और एक कोने में बैठ के पूजा कांच के टुकड़े को खा रही थी। वह पूरी तरह से
खून से लथपथ थी। उसके मुंह से खून की धारा बह रही थी। राहुल ने जल्दी वो थाली उसकी ओर सरकाई। पूजा वो थाली की ओर झपटी और राहुल की ओर देखकर आहट करने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक, तेज और कुटीली थी कि राहुल के कान से खून बहने लगा। वो तेजी से कमरे से बाहर आया। हॉल में आया तो वो जिससे वो अब तक बात कर रहा था, अब तक वो वही थी, मधु। मधु राहुल के कॉलेज की दोस्त थी। राहुल और मधु एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों तो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन राहुल की माँ को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने तो राहुल को साफ कह दिया था, अगर उसने मधु से शादी की तो वो अपने प्राण त्याग देगी। दरअसल राहुल ब्राह्मण था और मधु बंगालन। उसका प्यार तो मुमकिन नहीं हो सका। राहुल ने अपनी माँ की पसंद की पूजा से शादी कर ली और फिर मधु की कभी खबर नहीं ली। मधु भी ना जाने कहाँ थी इतने सालों से। पूजा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। राहुल उसके साथ अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। विशाल और रुचि उनकी जिंदगी में आ गए। सब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर कुछ महीने पहले उसे अपनी ऑफिस के कुछ काम से रजौरी जाना पड़ा। वहां जाकर उसे याद आया कि मधु भी रजौरी में ही रहती है। उसका बहुत दिल कर रहा था कि एक बार जाकर वो मधु को मिल आए, या कम से कम उसकी खबर तो ले आए। पर फिर सोचा इतने साल बाद अपने अतीत को कुरेदना ठीक नहीं है। वही हुआ जो उसका दिल चाहता था। वो आखिर उसके घर पहुंच ही गया। वहां जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसका घर खंडर बन चुका था। वह निराश होकर वापस लौटने लगा। तभी उसकी नजर दरवाजे पे पड़ी। दरवाजा खुला था। वो वापस लौटा। अंदर देखा तो हर तरफ जाल लटके हुए थे। खिड़की का दरवाजा टूट फूट चुका था। कीड़े मकोड़े वहां रेंग रहे थे। अंदर एक कमरे में कुछ पुरानी तस्वीर लगी थी। दीवार पर मधु के परिवार की तस्वीर थी। उसमें एक तस्वीर मधु की भी थी। राहुल ने वो तस्वीर अपने बैग में रख ली। पता नहीं क्या हो गया था उस दिन राहुल को। वो बस खींचा चला जाना चाहता था मधु के पास। वो वापस छत्तीसगढ़ लौट आया, लेकिन मधु का ख्याल उसके दिलो दिमाग में घर कर गया था। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस गया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मधु उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। राहुल को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। इतने सालों बाद उसका प्यार उसके सामने था। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसने मधु को आवाज दी। मधु ने उसकी ओर देखा। दोनों की पलक भीग गई थी। कहने को कोई शब्द नहीं था। मधु ने कहा, कैसे हो राहुल? राहुल ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो और कहाँ थी इतने दिनों से? शादी हो गई तुम्हारी और यहाँ क्या कर रही हो? मधु ने कहा, बाप रे, इतने सारे सवाल। कहीं बैठकर बात कर तभी इतने जवाब दे पाऊंगी। राहुल ने कहा, अरे हाँ, माफ करना। चलो पास में कैंटीन है, वहाँ चलते हैं। दोनों कैंटीन में जाते हैं और दोनों में बातचीत होती है। राहुल कहता है, तुमने बताया नहीं, कैसे हो तुम और कहाँ थी अब तक? मधु कहती है, वही थी जहाँ तुम मुझे छोड़ के गए थे। मेरे लिए तो वही वक्त रुक गया था। वहाँ से जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ पाई। राहुल उदास होकर कहता है, मुझे माफ कर दो मधु। उस समय की परिस्थितियाँ मेरे बस में नहीं थी, लेकिन तुमने शादी क्यों नहीं की? मधु मुस्कुराते हुए बताया, तो मेरे लिए जिंदगी वही रुक गई थी। तुम्हें भुला नहीं पाई, इसलिए तुम्हारे इंतजार करती रही। राहुल कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मधु। मुझे माँ के लिए सब कुछ करना पड़ा। मैं अब शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे भी हैं मेरे। मुझे दुख है, मेरे कारण तुमने इतना कुछ झेला। मधु कहती है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। राहुल कहता है, वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी?
कुछ काम था, मैं यही काम करता हूँ, कुछ मदद चाहिए हो तो प्लीज बताना। मधु कहती है, मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आई थी। राहुल, कल तुम रजौरी आए थे ना मेरे घर मुझसे मिलने। राहुल हैरान होता है। हाँ, वो कुछ ऑफिस के काम से गया था तो तुम्हारा घर दिखा रास्ते में, तो सोचा मिलता चलूं, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। फिर तुम कैसे? मधु कहती है, हाँ, अब मैं वहाँ नहीं रहती, कुछ सामान लेने गई थी वहाँ, तब तुम्हें वहाँ से निकलते हुए देखा। राहुल कहता है, अच्छा किया जो तुम ही मिलने आ गई। कहाँ रुकी हो यहाँ वैसे? मधु ने कहा, एक सहेली के घर रुकी हूँ, तुमसे मिलना था सो मिल लिया, अब मैं वापस चली जाऊंगी। राहुल कहता है, इतनी जल्दी? कुछ दिन रुक जाओ, ठीक से बात भी नहीं हुई। राहुल अपने अतीत में उलझता चला जाता है। मधु को देखकर वो भूल जाता है कि घर पर उसका एक परिवार भी है। वो बस चाहता है कि मधु उसके सामने रहे। वो एक बार फिर उसे खोना नहीं चाहता था। उसका दिल उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। इस मुलाकात के बाद वो रोज मिलने लगे। राहुल पूजा को धोखा तो नहीं देना चाहता था, लेकिन वो मधु की ओर खींचा चला जा रहा था। वो पूजा से कटा कटा रहने लगा। ऑफिस में देर तक काम करने के बहाने मधु से मिलने लगा। एक दिन दोनों एक होटल के कमरे में साथ थे। मधु उस दिन उदास थी। राहुल उसे उदास ना देख सका। उसने उसकी उदासी का कारण पूछा तो मधु ने कहा, वह इस तरह छुप छुप कर उससे नहीं मिल सकती। वह चाहती है राहुल अब उससे शादी करे, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ रहे। राहुल को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो तो दोनों नाव पर सवार होकर ही खुश थे। एक और खुशहाल परिवार था, दूसरी ओर प्यार। मधु की इस जिद ने उसके होश उड़ा दिए। उसने मधु से कहा कि पूजा को अगर वो उसके लिए तलाक देगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी, बच्चे भी उससे नफरत करने लगेंगे। मधु ने राहुल से दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा। राहुल काफी तनाव में आ गया। उस वक्त वो वहाँ से निकल गया और वापस घर आ गया। पूरे रास्ते वो बस इसी बारे में सोचता रहा। पूरी रात वो करवट बदलता रहा। उसे नींद ही नहीं आई। अगले दिन ऑफिस के बाद मधु उससे मिलने आई। मधु उसे अपने साथ कार में बिठाकर दूर ड्राइव पर ले गई। मधु ने राहुल से कहा, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगता है तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हो। तुम और मैं कितने वक्त से एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूजा हमारे प्यार के बीच आई, वो हम दोनों के बीच आ रही है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, पूजा से नहीं तो उसे छोड़ने में दिक्कत क्या है? राहुल ने कहा, मधु बात सिर्फ पूजा की नहीं है, मेरे बच्चे भी हैं। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मधु ने कहा, तो मुझसे चुपचाप अकेले में मिलने से समाज में तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी क्या? ठीक है, अगर तुम पूजा को छोड़ नहीं सकते तो उसे रास्ते से हटा दो, मार दो उसे। राहुल कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या मधु? मैं कोई खूनी नहीं हूँ। उसे मारकर जेल चला जाऊंगा तो खुश रह लोगी तुम? मधु कहती है, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और दोबारा तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुम मेरे नहीं होना चाहते तो तुम्हें उसका भी नहीं होने दूंगी। मधु तेज से गाड़ी दौड़ाने लगती है। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज होती है कि बाहर का कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। राहुल की धड़कन बढ़ने लगती है। वो मधु को रोकता है, पर मधु नहीं रुकती। काले धूप अंधेरे में तेज रफ्तार भागती चली जाती है। घबराहट के मारे राहुल पसीना पसीना हो जाता है। आखिर में थक हार कर वो मधु को कहता है, तुम जो कहोगी मैं करूँगा, प्लीज गाड़ी रोक दो, मुझे सब मंजूर है। राहुल की बात सुनकर मधु खुश हो जाती है। गाड़ी रोककर वो राहुल को गले लगा लेती है। राहुल भी मधु को गले लगा लेता है, लेकिन इस बार उसके दिल में एक डर भी था। अगले दिन मधु राहुल को
पूजा की साड़ी का टुकड़ा लाने को कहती है। राहुल को कुछ समझ में नहीं आता। वो कारण पूछता है तो मधु कहती है कि उस कपड़े के जरिए वो मधु पे तंत्र मंत्र करवाएगी और उसे सबके सामने वो पागल साबित करेगी। फिर राहुल पूजा को तलाक दे पाएगा। राहुल मधु से कहता है कि वो यह करने को तैयार है, लेकिन तलाक के बाद उसे पूजा को ठीक करना होगा। मधु मान जाती है। भारी मन से राहुल उसे पूजा की साड़ी का टुकड़ा लाके देता है। मधु पूजा पर तंत्र मंत्र करवाती है। उसी दिन से पूजा के साथ रात में अजीब अजीब घटना होने लगती है। राहुल सब जान के भी अनजान बना रहा। मधु उसे अपने प्यार का वास्ता देकर उससे सब कुछ करवाती है। जब पूजा के ऊपर वो साया हावी हो जाता है तो राहुल बुरी तरह डर जाता है। तब मधु उसे काली गुड़िया देती है, जिसके जरिए वो उसे साये को नियंत्रित कर सकता है। मधु राहुल को बताती है कि वह साया पूजा के शरीर में जब तक है तब तक उसके इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो वो पूजा के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हर रात राहुल थाली में मांस के टुकड़े उस साये तक पहुंचाता है। मधु और राहुल के रचे इस षड्यंत्र का आखिरी पड़ाव आने वाला था। अजीत अपनी सिद्धियों को जागरूक करके ध्यान लगाता है। वो अपने ध्यान की शक्ति से वहां पहुंच जाता है जहां से यह सब पूजा के साथ शुरू हुआ। वो देखता है कि राहुल पूजा की साड़ी से छुपकर एक टुकड़ा काट कर ले जा रहा है। उसने उस साये को भी देखा। वह किसी औरत का साया था। उसने राहुल को पूजा के कमरे में मांस के टुकड़े रखते हुए भी देखा। वह ध्यान से बाहर आता है और थोड़ा परेशान सा हो जाता है। वो अशोक से कल मिलकर सब बात बताने को कहकर वहां से चला जाता है। अशोक और बिंदिया कुछ समझ नहीं पाती। वह दोनों परेशान हो जाते हैं। अगले दिन राहुल अपने बच्चे से मिलने आता है। बिंदिया कहती है, बेटा पूजा कैसी है, कुछ सुधार हुआ क्या? राहुल कहता है, मम्मी जी दरअसल पूजा की बीमारी काफी बढ़ चुकी है। वो काफी आक्रामक हो जाती है। मुझे डर है वो किसी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। बच्चे भी तो हमेशा यहाँ नहीं रह सकते ना, और वहाँ पूजा से उनको भी खतरा है। मुझे लगता है हमें पूजा को कुछ दिनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए। वहाँ उसका बेहतर इलाज होगा। अशोक गुस्से में कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो राहुल? मेरी बेटी पागल खाने क्यों जाएगी? अभी उसका बाप जिंदा है। तुम्हें वो बोझ लगती है तो उसे यहाँ ले आओ, हम उसकी देखभाल करेंगे। एक बात और, वो पागल नहीं है। अशोक कार की चाबी उठाता है और गुस्से से घर से निकल जाता है। वह सीधा अजीत के घर जाता है। वहां जाकर वो अजीत से रात को अचानक कुछ बिना कहे चले जाने का कारण पूछता है। अजीत उसे बैठने को कहता है। अजीत कहता है, माफ करना अशोक, कल मैं कुछ कहने की हालत में नहीं था। तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं, यही दुविधा में था। जो भी मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ उसे सुनने के लिए तुम्हें बहुत ही हिम्मत की जरूरत है। अशोक कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। अजीत कहता है, मैंने कल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था यह जानने के लिए कि पूजा के साथ हुआ क्या था। तुम्हें जानकर बहुत धक्का लगेगा कि पूजा पर कोई तंत्र मंत्र नहीं हुआ है। जिस घर में वो लोग रहते हैं उसमें भी कोई खोट नहीं है। खोट तो है पूजा के नसीब में। अशोक कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो? अजीत कहता है, हाँ ये सच है। पूजा पर कोई तंत्र मंत्र नहीं किया गया है, बल्कि उसकी आत्मा और उसका शरीर बुरी रूह के कब्जे में है, और यह सबका दोषी है खुद उसका पति राहुल। उसने उस रूह को पूजा तक पहुंचाया है। कल जब मैं तुम्हारे घर ध्यान में बैठा था तब मुझे यह तो पता चल गया था कि यह सब तंत्र मंत्र से नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैंने जानना चाहा कि वह रूह किसकी है और क्यों पूजा को उसने पकड़ रखा है, तो मुझे तुम्हारे घर में उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो तुम सब पर नजर रखी हुई थी।
वह नहीं चाहती थी कि उसके बारे में कोई जाने। कोई बहुत बड़ा मकसद है उसका, इसलिए उस वक्त मैं वहां से चला आया। घर आकर अपने घर में सुरक्षा घेरा बनाकर मैंने फिर उसके बारे में जानना चाहा तो आखिर मुझे पता चल ही गया कि यह सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। अशोक कहता है, कौन है वो अजीत और मेरी बेटी से उसकी क्या दुश्मनी है? राहुल का इन सब बातों से क्या लेना देना है? अजीत कहता है, यह सारा मामला राहुल के अतीत से ही जुड़ा हुआ है। अशोक दरअसल शादी से पहले राहुल का एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन अपनी माँ के कहने से उसने उस लड़की को छोड़ा, पूजा से शादी कर ली। राहुल नहीं जानता था कि उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ। अब वो इतने सालों बाद जब राहुल अपने वर्तमान में एक खुशहाल जीवन बिता रहा था, उसकी मुलाकात उसके उसी पुराने प्यार से हो गई और तब से राहुल अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठा। जो भी वो लड़की कहती है राहुल मानता गया। राहुल खुद भी नहीं जानता कि वह किस जाल में फंस चुका है। पूजा के साथ साथ उसका भी जीवन खतरे में है। अशोक कहता है, वो लड़की क्या चाहती है? और तुम तो कह रहे थे कि पूजा किसी बुरे साये के वश में है। फिर ये राहुल और लड़की का क्या मामला है? अजीत कहता है, यही तो रहस्य है। उस लड़की ने राहुल से कहा अपनी पत्नी को छोड़ देने के लिए, मगर बच्चे की नफरत से बचने के लिए उसने यह स्वीकार नहीं किया। तो उस लड़की ने राहुल से तंत्र मंत्र करने को कहकर पूजा को सबकी नजर में पागल साबित करने की सलाह दी, ताकि वो पूजा को छोड़कर अकेला हो जाए। वो राहुल चाहता है, इसलिए वो उसे सबसे दूर करने चाहती है। राहुल ने उससे तंत्र मंत्र करने को कहा जरूर था, लेकिन पूजा पर तंत्र मंत्र हुआ ही नहीं। राहुल खुद भी इस बात को नहीं जानता है। राहुल तो उसी भ्रम में है कि उसने पूजा पर तंत्र मंत्र किया है और वो पूजा को नियंत्रण में रख सकता है एक काली गुड़िया के जरिए। सच तो ये है, वो आग से खेल रहा है। अशोक कहता है, वह रूह किसकी है? अजीत कहता है, उसी लड़की की जिससे राहुल प्यार करता था। अशोक कहता है, क्या वो लड़की मर चुकी है? ऐसा कैसे हो सकता है? अजीत कहता है, यही सच है। दरअसल जब राहुल ने पूजा से शादी की और यह बात उस लड़की को पता लगी तो उसने अपने ही घर में खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मरते समय अधूरी इच्छा रह जाने के कारण उसकी रूह को मुक्ति नहीं मिली। वह उसी घर में कैद होकर रह गई। उसकी रूह राहुल के इंतजार में ही थी और उसका इंतजार अब खत्म हो गया। जब राहुल कुछ महीने पहले उसे ढूंढने उसके घर पहुंच गया, उसने वहां से उसकी एक तस्वीर साथ ले आया। वह रूह यही चाहती थी। वह तभी राहुल के साथ उसके घर आ गई। उसने राहुल से मिलना जुलना शुरू किया और राहुल को यकीन दिलाया कि वह उसे कितना चाहती है। राहुल भी उसकी ओर खिंचता चला गया। फिर वो जो कहती राहुल वही करता। उसने राहुल से पूजा पर तंत्र करने को कहा और उसी समय खुद पूजा के शरीर में घुस गई। अब वो पूजा का शरीर उसके किसी काम का नहीं रहा, इसलिए वो पहले पूजा को मार देगी, फिर राहुल को मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगी। दुख की बात यह है कि राहुल ने अपने एक अच्छे खासे खुशहाल परिवार को अपने अतीत के कारण बिखेर कर रख दिया। वह खुद भी नहीं जानता कि जिसके साथ वो आगे जाने का सपना देख रहा था वो जिंदा ही नहीं है। अशोक अजीत की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वह उसे उस रूह से बचाने का तरीका पूछता है। अजीत अशोक को बताता है कि उस रूह से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है। वह तस्वीर जिसके जरिए वो अपने घर से पूजा के घर तक पहुंची है, उसे उस तस्वीर में कैद कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन यह काम राहुल को ही करना होगा, तभी वो रूह हमेशा के लिए खत्म होगी। अशोक कहता है, लेकिन राहुल यह सब क्यों करेगा? वो तो उस रूह को अभी भी अपनी प्रेमिका समझता है। अजीत कहता है, तुम उसे यहाँ लेकर आओ, फिर हम उसे सारी सच्चाई बताएंगे। मुझे यकीन है वो बिना सबूत के हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं आज ही उस लड़की के शहर जाकर उसके बारे में सब पता कर उसकी मौत का सबूत लेकर आऊंगा।
तुम रात में उसे ले आना, फिर हम मिलकर उस रूह का मुकाबला करेंगे। अजित तुरंत राहुल के कॉलेज जाता है। वहाँ से मधु के नाम के जरिए उसके घर का पता ढूंढकर वह रजौरी के लिए निकल जाता है। रजौरी पहुंचकर उसके घर के आसपास के लोगों से पूछने पर उसे पता लगता है कि मधु का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मौत के बाद सरकारी अस्पताल वालों ने ही उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया था। उसकी डेथ रिपोर्ट उसी अस्पताल में मिलेगी। अजित वो रिपोर्ट अस्पताल से लेकर वापस शाम तक घर आ जाता है। रात में अशोक राहुल को जरूरी बात करने को कहकर अपने घर बुलाता है। मधु की आत्मा अब तक सतर्क हो चुकी थी, इसलिए वो राहुल के साथ ही चली जाती है। अशोक राहुल को अपनी गाड़ी में बिठाकर अजित के घर ले जाता है। राहुल के बहुत पूछने पर भी अशोक कुछ नहीं कहता। गाड़ी अजित के घर के सामने आकर रुक जाती है। अशोक राहुल को लेकर अंदर जाने लगता है। मधु भी उनके पीछे आने लगती है। तभी एक जोर के झटके से उसकी रूह दूर जाकर गिरती है। अजित जानता था कि वह रूह उनका पीछा जरूर करेगी, इसलिए उसने अपने घर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर रखा था। मधु समझ जाती है कि वो लोग उसके बारे में जान चुके हैं और वो और भी बेचैन हो जाती है। उसकी रूह गुस्से से और भयानक रूप ले लेती है। सामने खड़ी अशोक की कार में अपने आप आग लग जाती है। पूरी कार आग की लपेटे में आ जाती है। राहुल, अशोक और अजित अंदर की खिड़की से यह नजारा देखते हैं। अजित समझ जाता है और वो उन दोनों से कहता है अब वो नहीं रुकेगी, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। राहुल कहता है कौन नहीं करेगी, और ये आग कैसे लग गई अचानक, चलिए चलकर देखते हैं। अजित कहता है जिंदा रहना चाहते हो तो यही रहो। राहुल, तुम पहले ही खुद की और पूजा की जान दांव पर लगा चुके हो, अब भी वक्त है संभाल लो सब कुछ। राहुल कहता है यह आप क्या कह रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अशोक कहता है मधु कौन है राहुल? राहुल हिचकिचाते हुए आप मधु को कैसे जानते हैं, वह मेरी दोस्त है। अजित कहता है दोस्त है नहीं, दोस्त थी, अब वो सिर्फ एक बहुत बुरी रूह है जो सब कुछ तबाह कर देगी अगर तुमने उसे नहीं रोका तो। राहुल गुस्से में कहता है यह क्या बकवास कर रहे हैं आप, मधु मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो जिंदा है, कल ही मिला हूँ मैं उससे। अशोक कहता है मेरी बेटी को मौत के मुंह में ढकेल कर भी शर्म नहीं आती तुझे, हम सब कुछ जानते हैं तुम्हारे और मधु के बारे में, अगर तुम मेरी बेटी के पति ना होते तो मैं खुशी खुशी तुम्हें उस आत्मा के हवाले कर देता। अजित कहता है देखो राहुल, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं तुम्हें साफ साफ सच्चाई बता देता हूँ। हमें पता है कि तुम शादी से पहले उस मधु से प्यार करते थे, फिर पूजा के साथ शादी के बाद तुम्हें उसकी खबर नहीं मिली। तुम्हें शायद पता ना चला हो, लेकिन तुम्हारी शादी के वक्त ही मधु ने खुद को खत्म कर लिया था, उसने आत्महत्या कर ली थी। तुम्हें पाने की इच्छा उसके दिलो दिमाग पर यूं हावी थी कि मर के भी उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। वो तुम्हारा इंतजार में उसी घर में कैद हो गई जहां उसने आखिरी सांस ली थी। तुमने उसके घर जाकर बहुत बड़ी गलती की थी, तुमने उसकी अधूरी ख्वाहिशों को फिर से जगाया। तुम उसकी तस्वीर के जरिए उसकी रूह को भी अपने घर ले आए। उसका तुमसे अचानक मिलना, तुम लोगों का पूजा को पागल बनाने का षड्यंत्र रचना, यह सब उसका रचा खेल था जिसमें तुम खुद बे खुद फंसते चले गए। वो दरअसल तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन पूजा के साथ तुम्हारे रहते वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उसने पहले तुम्हें पूजा से दूर किया। तुम्हें क्या लगता है पूजा पर कोई तंत्र मंत्र किया है? नहीं, पूजा पर कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि खुद मधु पूजा के शरीर में डेरा डालकर बैठी है। वो पूजा को तो मारेगी ही, लेकिन जिंदा तो तुम भी नहीं रहोगे। वो तुम्हें भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगी, जहाँ से तुम भी कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। राहुल अजित की सारी बात सुनकर अपने होश ही खो बैठता है, जमीन पर गिर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि
जिससे वो प्यार करता रहा, जिसके साथ जीने का सपना पूरा करने के लिए उसने पूजा को इतनी तकलीफ दी, अपने बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया, वो तो असल में मधु है ही नहीं, वो जिंदा ही नहीं है। वो सोचकर ही बिखर उठा। इतने दिनों से जो पल मधु के इतने करीब रहा, असल में वो एक भयानक रूह के करीब था। राहुल उठकर खड़ा हो जाता है और चीखने लगता है, नहीं, ये सच नहीं है, मधु मर नहीं सकती। मैं रोज मिलता था उससे, मैंने उसे छुआ है, वो जिंदा है, पूरी तरह जिंदा। आप लोग मुझे बहका रहे हो। अजीत कहता है, तुमने जो भी समय बिताया, तो क्या उस वक्त तुम्हारे अलावा किसी और को तुमने मधु को देखते या बात करते देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं देख सकता। और रही बात छूने की, तो वो भी उसी का खेल था। वो एक बुरी आत्मा है, वो कुछ भी कर सकती है। इतने सालों में उसकी शक्ति काफी बढ़ चुकी है। उसका एक उदाहरण तो तुम देख ही चुके हो। अभी अभी यह कार भी उसी ने जलाई है। वो तुम्हारे पीछा करते यहाँ तक आई थी, लेकिन मेरे सुरक्षा कवच के कारण वो अंदर नहीं आ सकी। उसी का गुस्सा था ये। अब वो जान चुकी है कि हम उसके बारे में सब जानते हैं, इसलिए अब वो पूजा के जरिए हमसे लड़ेगी। हमें पूजा को जल्दी उससे छुड़ाना होगा। राहुल रोता हुआ कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मधु मर चुकी है और यह उसी की आत्मा है। अजीत कहता है, मैं जानता था तुम यकीन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं रोजोरी गया था सबूत लाने। ये रही मधु की हॉस्पिटल की डेथ रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुछ तस्वीर भी हैं जो पुलिस ने उसके घर से बॉडी लेते वक्त ली थी। राहुल गौर से सब रिपोर्ट और तस्वीर देखता है, फिर जोर जोर से रोने लगता है। वो बॉडी मधु की ही थी। राहुल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मधु और पूजा के दोनों की तकलीफों का जिम्मेवार वो खुद को मानता है। वो अजीत से पूछता है कि कैसे वो सब कुछ ठीक कर सकता है। राहुल कहता है, अंकल, मधु को तो मैं नहीं बचा पाया। वो इस वक्त जो भी कर रही है सब मेरी वजह से हो रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि पूजा भी मेरी गलती की सजा भुगते। मैं पूजा को कुछ नहीं होने दूंगा। आप बताइए मुझे मैं क्या करूं? कैसे मधु की आत्मा से पूजा को बचाऊं? अजीत कहता है, तुम्हें वो तस्वीर याद है जो तुम मधु के घर से ले आए थे? उस तस्वीर में मधु को हमें कैद करना होगा। उसके लिए हमें तुम्हारे घर जाना होगा। यह सब आसान नहीं होगा, जान भी जा सकती है। अशोक कहता है, मेरी बेटी है वहाँ, उसके लिए मैं जान की परवाह नहीं करूँगा। चलो अजीत, अभी चलते हैं। राहुल कहता है, पूजा मेरी वजह से तकलीफ में है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। मैं तैयार हूँ, चलो। अजीत कहता है, ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन याद रखना वो रूह अभी पूजा के शरीर में है और बहुत गुस्से में है। राहुल को पाने का यह उसका आखिरी मौका है, इसलिए वो कुछ भी करेगी। उसे पाने के लिए हम सबको चौकस रहना होगा। मैंने हम सबके लिए यह रुद्र की माला सिद्ध की है। इसे पहने रहने से वो हम पर हमला नहीं कर सकती। इसे सब पहन लो और किसी कीमत पर इसे नहीं उतारना। हमें वहाँ जाकर सबसे पहले पूरे घर के आईने सामने के हॉल में जमा करेंगे। फिर राहुल, तुम वो तस्वीर लेकर आइएगा। हमें पूजा को उन आईने के बीच लाना होगा। मैं मंत्र के प्रयोग से और इस रुद्राक्ष की माला को पूजा को पहनाकर उसके शरीर से उस रूह को निकालूंगा और उस तस्वीर में डाल दूंगा। फिर राहुल, तुम्हें उस तस्वीर को जलाना होगा। ध्यान रहे, हमसे जरा भी गलती हुई तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तीनों सारी तैयारी करके राहुल के घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं घर में लाइट ही नहीं है। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था, तो मदद की कोई उम्मीद भी नहीं थी। अजीत अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है। उसके अंदर बैटरी वाली टॉर्च रखी होती है। वो तीनों एक एक करके लाइट उठाते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं। पूरे घर में एक धूप अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे को चीरते हुए वो तीनों घर के अंदर आ गए। शरीर को कपा देने वाली ठंड थी पूरे घर में। हॉल में आते ही अजीत ने राहुल और अशोक से कहा कि
उन्हें अपना काम जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि वो रूह से हम ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रुद्राक्ष की माला रहते वो उन पर हमला तो नहीं कर पाएगी, लेकिन माला उतारने पर मजबूर करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अजित दोनों को घर के सभी आईने को लाने भेज देता है। खुद वहाँ उसे रूह को कैद करने के लिए घेरा बनाने लगता है। अशोक ऊपर के फ्लोर पर जाता है और राहुल नीचे के ही आईने लाने जाता है। डर और आतंक से उसकी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि अगर हल्की सी आवाज भी उसकी सांस को रोकने के लिए काफी थी। तेज कदमों से ऊपर की ओर जाता हुआ हर तरफ उसकी नजर किसी अनजान खतरे को तलाश रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ उस बैटरी लाइट से कुछ दूर तक रोशनी थी, जिसके जरिए वो आईने तलाश रहा था। पहले कमरे में जाकर वो हर तरफ आईने की तलाश करने लगता है। दीवार पर लगे आईने को देखकर वो उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो आईना निकालने लगा, उसने आईने में देखा उसके पीछे एक साया था, किसी लड़की का साया। अशोक डरकर जोर से चीखा। जैसे ही वो भागने के लिए पलटा, उसने देखा वो पूजा थी, उसकी बेटी पूजा। वो रुक गया। उसने लाइट आगे करके गौर से देखा कि पूजा की आंख में आंसू थे। वो अशोक की तरफ देखती जा रही थी। अशोक ने उसे आवाज दी, पूजा बेटे, यह तुम ही हो ना? अशोक की आवाज में दर्द था। पूजा भी अपने पिता को देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि वो बहुत तकलीफ में है। उसके शरीर पर कई जख्म थे। वो अपने पापा से मदद मांगती है। वो कहती है, पापा मेरी मदद करो, मुझे इस बुरी रूह से बचा लो प्लीज। ये जो माला आपके पास है, मुझे दे दो पापा। इसे लेते ही वो आत्मा मुझसे दूर हो जाएगी, मेरी जान बच जाएगी, सब ठीक हो जाएगा पापा। अशोक अपनी बेटी को ऐसे देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो अपनी माला निकालकर उसे देने ही वाला होता है कि तभी अजित वहां आकर उसे रोक देता है और सिद्ध की हुई राई और हल्दी पूजा के ऊपर फेंक देता है। पूजा चीखने लगती है। उसकी चीख इतनी भयानक और तेज होती है कि सारी खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। वो तड़पने लगती है। अचानक हवा में वो ऊपर उठ जाती है और नीचे जाने लगती है। पूजा की आंख से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। अजित और अशोक चुपचाप एक तरफ खड़े उसे जाते देखते रहते हैं। नीचे राहुल भी लगभग सभी आईने इकट्ठे कर चुका होता है। तभी उसे याद आता है कि वह तस्वीर तो उसके कमरे में ही है, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती उसकी, क्योंकि वह घर से जाने से पहले पूजा को उसी कमरे में बंद कर गया था। फिर भी अपनी भूल सुधारने के लिए वह हिम्मत जुटा के कमरे के पास जाता है। उसके वहां पहुंचते ही कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है, उसे उस पर दो पल के लिए यकीन ही नहीं होता। उसका कमरा पूरी तरह से रोशनी से जगमगा रहा था। सुंदर सलीके से सजा हुआ रंगीन पर्दे, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। ड्रेसिंग टेबल के सामने एक औरत जो कि बहुत ही आकर्षित लग रही थी, अपने बालों को संवार रही थी। राहुल उसके पास गया तो देखा वह मधु थी। वही हिरनी जैसी आंख, सूखे गुलाबी होठ, तीखी लंबी नाक और गाल में दो प्यारे से डिम्पल। उसके बाल कमर तक आते थे। बहुत प्यार था उसे अपने बालों से। एक और चीज थी जिसे देखकर राहुल को अजीब लगा, मधु की मांग में सिंदूर। उसने मधु को आवाज दी, मधु यह सब क्या है? मधु ने कहा, तुम भूल गए ना, याद नहीं है हम जब कॉलेज में अपने भविष्य के सपने देखा करते थे? बिल्कुल ऐसा ही था ना सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन जब हम साथ होंगे हमारे कमरे में बिल्कुल ऐसे ही सजाऊंगी। यह रंग बिरंग की तितलियों वाला पर्दा, चादर, महरूम मखमल का तकिया, एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल जिसमें देखकर मैं तुम्हारे लिए यूं ही सजा सवरा करूंगी। तुम्हारे नाम का यह सिंदूर और हम दोनों के प्यार की निशानी, हमारा बच्चा। राहुल ने कहा, क्या हमारा बच्चा? राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या सच है क्या सपना। वो फर्क नहीं कर पा रहा था।
जो वो देख रहा था वो इतना असली लग रहा था कि उसे लगा जैसे सच में वो मधु के साथ ही रहता है। उस कमरे में वो तो जैसे भूल ही गया था कि वो उस कमरे में आया क्यों था। तभी मधु उसे कहती है, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दी और तुम हो तो कुछ कहते ही नहीं। अरे कहना छोड़ो, कुछ गिफ्ट तो दे देते। मधु की वही पुरानी शरारती भरी आवाज ने उसके दिल में जो मधु के लिए प्यार था उसे जगा दिया और वो भूल ही गया कि मधु जिंदा नहीं है। उसने कहा, बोलो मधु, क्या चाहती हो तुम? मधु ने उससे कहा कि उसे उसके गले की माला बहुत पसंद है, वह उसे चाहती है। राहुल ने बिना सोचे एक ही पल में वो माला निकालकर मधु की ओर बढ़ा दी। मधु ने मुस्कुराकर उसे टेबल पर रख देने को कहा। राहुल ने वैसा ही किया। माला रखते ही कमरा पूरी तरह बदल गया। हर तरफ अंधेरा जैसे पहले था। मधु भी अब वैसे नहीं लग रही थी। शरीर पूजा का था और शकल मधु की वो पूरी तरह से बिगड़ी हुई। मधु के दिल में जो भी नफरत दुनिया के लिए थी वह सब उसके चेहरे पर आ गई थी। पूजा का पूरा शरीर खून और जख्म से भरा हुआ था। यह सब देखकर भी राहुल डरा नहीं। वह पूजा के करीब गया और उसे कस के गले लगा लिया। उसने उसके कान में धीरे से कहा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ मधु। तुम मेरे लिए अब भी उतनी ही प्यारी हो। पूजा को छोड़ दो प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे सजा दो। मधु ने राहुल को जोर से धक्का दिया और वो दूर गिर गया। वो फिर उठा। उसने फिर से पूजा को गले लगाया। इस बार राहुल ने अपनी पूरी ताकत से पूजा को गले लगाया था। वह उसके कान में मधु से अपनी पुराने दिनों की बात करता रहा, उसे याद दिलाता है उनका प्यार कितना सच्चा था। अब की बार पूजा के जरिए मधु भी राहुल के गले लग जाती है। बात करते करते राहुल उसे हॉल में ले आता है। वहाँ अशोक और अजीत पहले ही सारी तैयारी कर चुके होते हैं। दरअसल जब मधु राहुल को वह माला देने को कहती है तभी उसे समझ आ जाता है कि यह उसकी मधु नहीं है, उसकी बुरी आत्मा है। वह तभी चुपके से टेबल के ड्रॉयर से वह तस्वीर निकालकर रख लेता है और उसे बातों में उलझाकर उसे हॉल में ले आता है। पूजा का शरीर जैसे ही आईने के बीच आता है, अजीत उसके चारों ओर आग लगा देता है, जिसकी तैयारी वो पहले ही कर चुका था। आग में फेंकते ही पूजा चीखने लगती है। मधु की आत्मा गुस्से से पूजा के शरीर को चोट पहुंचाने लगती है, कभी अपने सिर को जमीन पर पटक कर तो कभी खुद को नाखून से खरोच कर। तभी अजित मंत्रों का उच्चारण करता है और राहुल को वह तस्वीर पूजा को आईने में दिखती परछाई के सामने रखने को कहता है। वैसे करते ही पूजा एक झटके के साथ जमीन पर गिर जाती है और वो कांच के टुकड़े सैकड़ों में टूटकर बिखर जाते हैं। वह तस्वीर जो राहुल के हाथ में थी, उस तस्वीर से खून बहने लगता है। अजित राहुल से उसे जल्दी जलाने को कहता है। राहुल एकटक उस तस्वीर को देखता रहता है। उसमें मधु थी, उसकी मधु, जिससे वो बहुत प्यार करता था। उस तस्वीर को जलाते वो उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। वो सोचता है अगर वो उसे नहीं जलाता है तो बेवजह पूजा को तकलीफ होगी, जो कि वो नहीं चाहता, क्योंकि सब में तो पूजा की कहीं कुछ भी गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ उसकी, जो उसने प्यार तो किया मगर उसे निभाया नहीं। साथ जीने की कसम तो खाई लेकिन मधु को अकेला मरने छोड़ दिया। उसे बहुत पछतावा है हर बात का, जो उसने मधु के साथ किया उसका भी और जो पूजा के साथ किया उसका भी। अपने बच्चों को तकलीफ दी उसका भी। उस तस्वीर को देखते हुए उसने अपने प्रायश्चित का तरीका समझ आता है। वो उस तस्वीर को कमरे में लगी आग में डालने के लिए अब तैयार है। वो एक आखिरी बार पूजा की तरफ देखता है और सॉरी कहता है। मधु की तस्वीर और राहुल दोनों कमरे में लगी हुई आग में जल रहे हैं। राहुल ने प्रायश्चित के लिए खुद को मधु के साथ ही आग के हवाले कर दिया। वह पूजा के सामने जाने के लायक नहीं समझता था खुद को और उसे लगा शायद यही इंसाफ होगा। मधु के साथ भी
और पूजा के साथ भी। अंधेरा खत्म हो चुका था। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। फायर ब्रिगेड वाले घर की आग बुझा रहे थे। आग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पूजा, अजित और अशोक हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वो अब ठीक हैं। बच्चे भी अपनी नानी नाना के साथी हैं। समय के साथ पूजा के शरीर का साथ साथ मन का घाव भी भर जाएगा। शायद यही न्याय था, या शायद यही इन सब के लिए आखिरी रास्ता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।